सो गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अबाउट आईपी मैट एग्जाम, तो मुझे लगता है काफी ज्यादा बच्चे जिनको पता है आईपी मैट एग्जाम क्या होता है या जिनको अभी नया नया पता चला है वो जरूर सोच रहे होंगे इस एग्जाम को टारगेट करने की। तो जो भी बच्चे इस एग्जाम को टारगेट करने के लिए सोच रहे हैं, सो दिस इज योर डे जीरो। और यहां मैं आज आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आप कैसे विद इन दीज 10 to 11 मंथ्स ये रिस्पेक्टिव एग्जाम 100% क्लियर कर सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद स्ट्रैटेजीज एंड एक्सेट्रा थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले आई टॉक अबाउट आईपी मैट इंदौर। तो देखो यार, ये समझो कि आईपी मैट इंदौर का जो पेपर होता है, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज की बात की थी कि उसमें कितने सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, विच आई विल रिपीट अगेन कि उसमें 3 सेक्शन आते हैं। 2 सेक्शन होते हैं मैथ्स के, बेसिक हम लोग टर्म्स में बात करेंगे, एंड 1 सेक्शन आता है वर्बल एबिलिटी का। ठीक है, अब जो 2 सेक्शन मैथ्स के हैं उसमें 1 सेक्शन होता है आपका नॉन एमसीक्यू, 1 सेक्शन होता है आपका एमसीक्यू, बाकी इंग्लिश का सेक्शन भी आपका एमसीक्यू रहता है। नॉन एमसीक्यू वाले का ये क्राइटेरिया है कि आपका कोई भी आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि x प्लस वाई की वैल्यू 10 है, उसमें से x 4 है तो y 6 है। अब वो कहेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो y आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा 6। अब वो आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में ही आंसर देना है, अल्फाबेटिकल SIX नहीं लिखना वहां पे, आपको न्यूमेरिक वैल्यूज में ही जनरली आंसर करना होता है। ये होता है हमारा टीटा, इनको बोलते हैं टाइप इन द टेक्स्ट। ठीक है, प्लस पॉइंट क्या है, इन टाइप के क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जो आपके रिमेनिंग 2 सेक्शंस है उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है -1 की। ऐसे जो कि आपका टीटा बेस है मैथ्स का सेक्शन, इसमें 15 क्वेश्चन आते हैं। जो नॉर्मल मैथ्स का सेक्शन है जिसको क्यूए बोलते हैं, उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। और जो आपका इंग्लिश का वर्बल एबिलिटी का सेक्शन है उसमें 45 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा 90 क्वेश्चन का पेपर बन जाता है और 360 मार्क्स का बन जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग मैक्सिमम आप मान के चलो कि आप 15 नंबर हटा लो, क्योंकि आपके जो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन उनकी नेगेटिव मार्किंग पॉसिबल नहीं है। तो 375 -375 मिनिमम मार्क्स है जो एक बच्चा ला सकता है इस एग्जाम में। ठीक है, हालांकि अब तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटा है, मैं चाहता हूं कोई ना ही तोड़े इस रिकॉर्ड को, बट ठीक है। सो ये है। अब बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या आता है, जिस चीज का आप लोगों को इंतजार होगा कि सर होता क्या है, सिलेबस क्या आता है, और हम सर एग्जाम कैसे निकाले, क्या कट ऑफ रहती है, एक एक करके बात करेंगे हर चीज की। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करूं तो देखो, उसमें अर्थमेटिक आता है। अब मैं वो भी बताऊंगा प्रॉपरली अर्थमेटिक और ये सब क्या होता है। अर्थमेटिक आता है, अलजेब्रा आता है, आपका हायर मैथ्स आता है, आपका मॉडर्न मैथ्स आता है। ठीक है, आपका ज्योमेट्री आता है। ठीक है, चलो अब अर्थमेटिक क्या होता है। बेसिकली अर्थमेटिक आपका एक बेसिक स्टैंडर्ड मैथ्स को हम अर्थमेटिक बोलते हैं, जिसमें आपका नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, आपका एवरेजेस, आपका टाइम एंड वर्क एंड टाइम डिस्टेंस स्पीड, ये जितने भी चैप्टर है आपने 9th-10th क्लास में कवर किए होंगे, ये 8-9 चैप्टर कवर होते हैं उसमें। ठीक है, साथ साथ फिर इसमें नंबर सिस्टम भी आता है। ठीक है, अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं, फिर आपने ये जो जितने भी एक्स और वाई वेरिएबल वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फंक्शंस, रिलेशंस, फिर आपका लोगैरिथम, लोगैरिथम इज आल्सो अ फंक्शन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके अलजेब्रा में। सीक्वेंस एंड सीरीज 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये मेन आपका अलजेब्रा का पार्ट होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं हायर मैथ्स की, तो 11th-12th क्लास के टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, आपका फिर प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और प्रोबेबिलिटी मॉडर्न मैथ्स में भी डाल सकता हूं, बट अभी मैं उसको हायर मैथ्स में इंक्लूड करके बता रहा हूं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, आपका मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, आपका बायनोमियल थ्योरम, आपका ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा मिक्स होता है अलजेब्रा और हायर मैथ्स का, क्योंकि थोड़े से इसमें कंसेप्ट 11th क्लास वाले भी आते हैं। जिन बच्चों के पास स्टैंडर्ड होगी उनके कान अभी खड़े होने चाहिए कि जो आप 11th क्लास में कंसेप्ट पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सब आएंगे। हाँ, 12th वाले नहीं आते इसमें, कैलकुलस वगैरह इस एग्जाम में अभी तक नहीं आई है। हाँ, फंक्शंस में इसमें क्वेश्चन जरूर वो कभी कभार आपसे पूछ सकता है एरिया के रिगार्डिंग। थोड़ा सा अभी मैं एडवांस बात कर रहा हूँ, वो बच्चे समझ पाएंगे जिनके पास 11th-12th में मैथ्स है। तो एरियाज के रिगार्डिंग वो फंक्शन का पूछ सकते हैं, तो आप उसमें डिफरेंशिएशन या ये सब चीजें यूज करके आप उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसकी नीड नहीं होती। आपको ग्राफ्स की अगर अच्छे से नॉलेज है तो आप आराम से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको ज्योमेट्री वाला पार्ट चलता है, वेक्टर, 3D ये सब कुछ नहीं आता, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल सकती है। तो ये मोटा मोटा क्रक्स है मैथ्स के सिलेबस का। इसमें अगर मेरे को इंपॉर्टेंट रिकमेंड करना तो अर्थमेटिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस बार के आईपी मैट के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे। देन आई विल गो विद अलजेब्रा। अर्थमेटिक तो मैं कहूंगा सारा ही इंपॉर्टेंट है, तो यू कैन नॉट स्किप एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। सबसे ज्यादा फिर भी मेरे को इंपॉर्टेंट बोलना तो परसेंटेजेस, क्योंकि क्रक्स है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एवरेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपका फिर टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिर मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और रिमेनिंग SICI वगैरह को आप रख सकते हो। अलजेब्रा में इफ आई हैव टू से, तो फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फंक्शंस 4-5 प्रकार के होते हैं, लोगैरिथम,
आपका मॉडुलस, आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर आपके जो नॉर्मल क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह होते हैं, क्यूबिक फंक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कुछ चंद ऐसे टॉपिक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट दिखेंगे एग्जाम में, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो फंक्शंस में भी फिर आपका एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, इस टाइप के भी क्वेश्चन होते हैं। जिनके पास 11th-12th में मैथ्स होगी वो बच्चे समझ पा रहे होंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। फिर हायर मैथ्स की अगर मैं बात करूं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी थोड़ा 9th-10th वाली भी ये लोग मिक्स कर देते, थोड़ी 11th-12th वाली मिक्स करते थे। तो अभी अपन जो प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं वो 11th-12th वाली है, 9th-10th वाली तो थोड़ी बेसिक रहती है, तो वो दोनों ही आ जाती है। लेकिन आपको एक्सपेक्ट ये करके चलना है कि 11th-12th वाली आए प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं बात करूंगा ज्योमेट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चैप्टर फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको तैयार करना है प्रॉपरली। चलो, अब इतना सब मैंने बोल तो दिया, आप स्टार्ट कैसे करें यार। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आप एलजेब्रा से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि वो टॉपिक्स अभी आप पढ़ रहे होगे या आप पढ़ने वाले होगे। जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, क्योंकि वो सब टॉपिक्स आप हो सकता है अभी पढ़ रहे हो फंक्शंस में। 11th में आपने पढ़ा होगा, 12th में थोड़ा सा और उसमें इन डेप्थ में बात हो रही है, ठीक है। कैलकुलस वगैरह को भूल जाओ, वो सब नहीं आता यहाँ पे, ठीक है। ये आप पढ़ो, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। देन अब जो ड्रॉपर बच्चा है या जो ऐसा बच्चा है कि ठीक है जिनको एल्जेब्रा नहीं करनी, तो जेनरिक यही रिकमेंडेड होता है कि आप अर्थमेटिक से स्टार्ट करो, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक्स कवर करो, उसके बाद फिर एल्जेब्रा पे जाओ, एल्जेब्रा के बाद देन गो विद ज्योमेट्री, देन हायर मैथ्स, ये सब वाली चीजें, और जितनी भी आपकी स्पेशल मैथ्स हैं ये सब टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज की मैं एक टॉपिक की बार बार इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है स्पेशल सीरीज, जिसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफी ज्यादा। साथ में इसमें एक एलआर और डीआई का मिक्स करके सेट आ जाता है जो कैट में देखने को मिलता है, ऐसे में आता है जनरली जो 15 क्वेश्चन है उसमें। तो इसके लिए आई वुड से कि आप 2-3 साल के कैट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं एलआर के, वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बट हाँ आपको मेंटली चैलेंजिंग जरूर लगेगा, बिकॉज इट इज समथिंग न्यू। बट वही अगर आप एलआर पढ़ते हो फॉर नॉट फॉर दिस एग्जाम, फॉर एनी अदर एग्जाम, तो वहां पे अरेंजमेंट्स और ये सब चीजों में ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं जो यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ो, कुछ सर्टेन एलिमेंट्स ही होते हैं, ग्रामर, रूल ऑफ इंग्लिश, फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर आपकी वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ फिर आपके पैराजंबल, पैरासमरी। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी और इन सब चीजों के लिए और वोकैबुलरी के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, जो कि मैं हर वीडियो में ऑलमोस्ट बोलता ही हूँ कि रीडिंग की प्रैक्टिस से बहुत ज्यादा आपको चीजें हेल्पफुल रहेंगी एंड एडिटिव रहेंगी, ठीक है। अब रीडिंग की जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसी की आप डायरी बना के वोकैबुलरी का आपका प्रॉपरली चीजें मेंटेन हो जाएंगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट अलग से पढ़ सकते हो। हालांकि आपको अगर आप रीडिंग बहुत ज्यादा करते हो, इफ यू बिकम अ बिब्लियोफाइल, देयर आर हाई चांसेस कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आराम से कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैसेजेस में बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज होते हैं एज रेफरेंसेस, ठीक है। बात रही ग्रामर की, ग्रामर में कुछ सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, उसमें पूरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन सब में की थ्योरी वगैरह पढ़ लेना। बच्चे कहेंगे हमें तो आता है ये सब, बट ऐसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टार्स क्या है, काउंटेबल के अनकाउंटेबल नाउन है, तुम तो कहोगे स्टार्स तो काउंट नहीं हो सकते, बट इंग्लिश के टर्म में काउंटेबल नाउन है, दिस इज नॉट एन अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि इंग्लिश में हम ये बोलते हैं कि जो भी चीजों को हम गिनती में गिन सकते हो काउंटेबल है। ऐसी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे मैं बोलूं एमबीए, तो एमबीए के साथ क्या आएगा आर्टिकल, ए आएगा कि एन आएगा, एन आता है। क्यों? क्योंकि एमबीए जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा सिलेबल, दैट इज साउंड ऑफ द वर्ड, वो ए का आता है, ए ई आई ओ यू, तो वो वॉवल का आता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो ये मत सोचना आपको ये जो पढ़ना है तो वो बेसिक के साथ साथ आपको ये सब चीजों पे पढ़ना है, एक्सेप्शंस पे। साथ साथ आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ एडजेक्टिव ही है, फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच, काफी ज्यादा ऐसी चीज जहां से आपको क्वेश्चंस देखे जा सकते हैं। फिर आपका टेंसेस, ये सारा आपका अकोमुलेटेड सिलेबस है फॉर आईपी मैट इंदौर। अगर मैं एलआर की बात करूं स्पेसिफिकली, जो और सब एग्जाम्स में आता है, एलआर में आपका जनरिक सीरीज, क्लॉक कैलेंडर, आपके मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, आपके सिलॉजिज्म, देन इफ आई हैव टू नेम इनपुट आउटपुट, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, आपका अपने आप ही एक पेज बन जाएगा। इसमें आप ब्लड रिलेशन डायरेक्शंस भी ऐड कर लो। ये सारे कुछ चंद टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बट ये एलआर के इतने जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इतने कवर कर लो, दैट आर मोर देन इनफ। आपको मैक्सिमम हर एग्जाम में इतने टॉपिक्स मिलेंगे।
तो आईपी मैट इंदौर के लिए स्टार्टिंग के 2 सेक्शन मैंने आपको बता दिया कैसे आपको केटर करके तैयारी करनी है। एलआर की मैंने आपको स्पेसिफिकली बता दी फॉर अदर एग्जाम्स, बिकॉज एलआर ऐसा एलिमेंट है आपको सीयूईटी के, जीटी में, बीबीए, बीएमएस हर जगह, सिर्फ एक आईपी मैट इंदौर को छोड़ के हर एग्जाम में आपको मैक्सिमम एलआर दिखेगा ही दिखेगा अगर आप एक मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कैटेगराइजेशन ऑफ जर्नी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ये बता रहा हूं, इंग्लिश के लिए गो विद रीडिंग, थोड़ा सा रीडिंग स्टार्ट करो, ग्रामर रिवाइज करनी स्टार्ट करो। मैथ्स के लिए स्टार्ट विद अर्थमेटिक, अगर जिनके पास एल्जेब्रा 11-12 में मैथ्स है तो थोड़ा सा वो एल्जेब्रा फंक्शंस वगैरह, सीक्वेंस सीरीज वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द आइडियल वे टू गो। एक बार आपका रिदम बन जाएगा, एवरीथिंग विल कम ऑन इट्स प्लेस। ठीक है, स्टिल आई वुड से कि अगर आपको लगता है कि आपसे खुद से तैयारी नहीं हो पा रही तो यू कैन टेक एन ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग, वट एवर सूट्स यू, और जिस भी जगह आपको सूटेबल लगता है वो भी ले सकते हैं फॉर एक्स्ट्रा रेफरेंस एंड गाइडेंस। इसके बाद फिर आपको एट द एंड फिर मॉक्स वगैरह भी चालू करने पड़ेंगे देने, उसमें भी आपको फिर देखना पड़ेगा द एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी हाउ टू बूस्ट योर स्कोर। ये अल्टीमेटम स्ट्रैटेजी हाई चांसेस है आपका एग्जाम क्लियर करने में आपको हेल्प करेंगी। स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कमेंट अस डाउन, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई ऑन देम, एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।